आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही अहम खबर लेकर हाजिर हुआ हूं जिसका ताल्लुक रेड सी से है। अंसारुल्लाह हलाउती यमन से और साथ ही साथ खास तौर से सऊदी अरब से। जी हाँ, जिस तरह के माहौल और हालात बन रहे हैं रेड सी को लेकर के, अंसारुल्लाह हलाउती ने जब से ये ऐलान किया कि बाबुल मंदब को रोक देंगे और स्टेट ऑफ हुर्मुज की तरफ वहां पर भी एक अथॉरिटी बनेगी, तब से सऊदी अरब में काफी बेचैनी है। सऊदी अरब काफी परेशान है और आपने देखा होगा कि किस तरह के हमले भी एक दूसरे पे किए गए। तो अब खबर यह है कि सऊदी अरब ने 14 मुल्कों का एक गठबंधन बनाया है। 14 मुल्कों को जोड़ करके एक नई तंजीम या ये कह लें एक नई फोर्स बनाया है, ऐसी खबर आ रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि इन 14 मुल्कों में यूएई शामिल नहीं है और ओमान शामिल नहीं। ये दो मुल्क शामिल नहीं है, बाकी इसमें तुर्की भी है, पाकिस्तान भी है, जॉर्डन भी है, इसके अलावा मिस्र है, कई और मुल्क इसमें शामिल हैं। और इसका मकसद ये है कि किस तरह से रेड सी को खाली कराया जाए और रेड सी और बाबुल मंदब पे आने जाने वाले जहाजों को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये एक अथॉरिटी बनाई गई है रेड सी को खुलवाने के लिए, या ये कह सकते हैं कि अंसारुल्लाह हलाउती को जवाब देने के लिए। तो ये इस वक्त की ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। और ये भी आपने देखा होगा कि जिस तरह से अभी हालात बिगड़े थे, सऊदी अरब पे बड़े सवाल खड़े हो रहे थे। अब ये ऐलान तो आज कर दिया है सऊदी अरब ने, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्या इसकी तरतीब होगी, किस तरह से सर जोड़ करके बैठेंगे। लेकिन मेरे 2-3 बड़े बुनियादी सवाल हैं। सवाल नंबर 1, इन्होंने 14 मुल्कों का एक गठबंधन बनाया है ताकि रेड सी को खुलवाया जा सके। ठीक है, सुनिएगा सवाल क्या है। 51 बल्कि 57 मुल्कों का ओआईसी, क्या उसने आज तक कोई ऐसा काम किया जो ये कहा जा सके कि ये इस्लामिक देशों के लिए बहुत अच्छा रहा? एक काम कोई बताए। लगातार फिलिस्तीन में इजरायली हुकूमत की तरफ से हमले होते रहे, पूरा गाजा तबाह कर दिया। ओआईसी क्या किया? इन इस्लामिक ममालिक ने क्या किया सिवाय नशिस्तन खुर्दन बर्खास्तन और ये बोल देना ओ आई सी। भाई इससे क्या होता है? आपने ओआईसी कह दिया तो ओआईसी जो है अब ओआईसी बन के रह गया है। तो एक बड़ा सवाल ये है कि फिर ये 14 मुल्क क्या करेंगे, आकर के किस तरह से अंसारुल्लाह हलाउती को रोक लेंगे। और फिर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर वाकई सऊदी अरब को इतनी फिक्र है तो ये तो सेल्फिशनेस हुई। अरब तो फिलिस्तीनी भी है। सऊदी अरब ने क्या एक भी कदम ऐसा उठाया जिससे फिलिस्तीनियों को राहत मिल सकती? आए दिन बैतुल मुकद्दस की तौहीन इजराइल के वजीर बिन गवीर के जरिए की जाती है, लेकिन एक भी बयान आया क्या? यही इजराइल है जो सऊदी अरब के शाहों को कहता है कि ये तो चरवाहे हैं, ये तो हमारे नौकर हैं। एक भी बयान आया क्या? एक भी कार्रवाई की क्या? एक भी कोई ऐसा कदम बता दीजिए जो इजराइल के खिलाफ इन्होंने उठाया हो। ये जरूर बयान जारी कर दिया, भाई रेड लाइन ये है, रेड लाइन वो है। हलवा हलवा कहने से मुंह मीठा नहीं होता, हलवा बनाना पड़ता है, हिम्मत दिखानी पड़ती है। लेकिन जो गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हो, जो अमेरिका के इशारे का इंतजार करते हो, जो अमेरिका की सिक्योरिटी में रहते हो, जो अय्याशियों में डूबे हो, वो क्या बात कर रहे हैं? 14 मुल्कों को बनाएंगे। अच्छा चलिए और बना लीजिए, चलिए बन गई। लेकिन अंसारुल्लाह हलाउती के बारे में मैं आपको बताऊं, अंसारुल्लाह हलाउती की ताकत वो है कि जब हमास और इजराइल के बीच में जंग चल रही, 19 महीने तक अंसारुल्लाह हलाउती ने अपने रेड सी को बंद कर रखा, 19 महीने तक। और इस दौरान अमेरिका ने बड़े हमले की। अमेरिका छोड़िए, 18 यूरोपीय ममालिक वो लग गए थे और उन्होंने जबरदस्त हमले किए, बड़े हमले किए। किस पर हमले किए?
यही अंसारुल्लाह लाहौती पे रेड सी को खुलवाने के लिए, बाबुल मंदब को ओपन कराने के लिए। लेकिन क्या हुआ? क्या बाबुल मंदब खुला? क्या रेड सी को कोई खुलवा पाया? नहीं खुलवा पाया। अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी, यहां तक कि जो इनके वॉरशिप थे वो तक बुलाए गए, धमकियां दी गई, हमले किए गए। लेकिन अंसारुल्लाह लाहौती लगातार वहां पे जमा रहा, बल्कि उसने यहां तक धमकी दे दी थी कि अगर ज्यादा हरकत करोगे तो अंडर वाटर जो इंटरनेट सप्लाई लाइन है वो हम काट देंगे, उड़ा देंगे उसे। और अगर इंटरनेट सप्लाई लाइन कटी तो दुनिया में 75% इंटरनेट बंद हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। और उसके बाद आपने नतीजा देखा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अंसारुल्लाह लाहौती से मुआहदा किया, समझौता किया, हूतियों की तारीफ करने पर मजबूर हुए डोनाल्ड ट्रंप। तो अब आप बताइए, और यही वजह है कि आज भी अमेरिका सब जगह बोल रहा है लेकिन रेड सी के मामले में खामोश हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ऑलरेडी यहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार है। और खास तौर से मैं आपको बता दूं, अमेरिका में, भले ही अमेरिका सुपर पावर खुद को कहता हो, लेकिन वहां जो $1 का तेल बिकता था उसकी कीमत आज $4 से $5 हो गई है। वहां पे खुर्दनी अशिया जो है, खाने पीने का सामान, वो लगातार महंगा होता जा रहा है। जो खाद है उसकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये हालात जो है अमेरिका के हैं। हाँ, अब यूरोपीय ममालिक अभी देखिए, जैसे ही यूरोपीय ममालिक ने हमले की बात कही तो ईरान ने क्या कहा? ईरान ने खबरदार किया और कहा कि अगर किसी ने जुर्रत की तो हमारी मिसाइलें यूरोप तक जाएंगी। और उसके बाद से हमने देखा कि एक सन्नाटा है। तो इसलिए अब आप बताइए, यूरोपीय ममालिक, जदीद टेक्नोलॉजी है, अमेरिका जिसके भरोसे पे खुद सऊदी अरब है। भाई सिक्योरिटी क्या है? ये जो अमेरिकी बेसेस हैं, ये जितने भी ममालिक का जिक्र किया, अच्छा उसमें टर्की शामिल है। टर्की खलीफा बनना चाहता है, लेकिन हिम्मत एक रखती नहीं है टर्की के पास। है? अरे भाई, अर्दगुल गाजी दिखाने से और पुरानी जंगों की नुमाइश करने से कोई ताकतवर थोड़ी हो जाता है। ताकतवर होने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, ऐश और आराम को छोड़ना पड़ता है, हाँ, अपनी बादशाहत छोड़नी पड़ती है। लेकिन क्या तुर्की इस बात के लिए तैयार है? अगर इतनी हिम्मत होती तो न कुछ सही तो कम से कम सीरिया में ही हिफाजत करते। आप देखिए, गोलान हाइट तक इजराइल कब्जा कर लिया। क्या किया तुर्की ने? बोला कुछ है हिम्मत? बस मैं बयान सुनता रहता हूं कि साहब अब इजराइल और तुर्की आमने सामने, इजराइल और तुर्की आमने सामने। ये सुनते सुनते 3 साल हो गए और बार बार इजराइल ये भी कहता था हम एक नाटो बनाने जा रहे हैं, मुस्लिम नाटो, मुस्लिम। अभी 2 दिन पहले फिर बयान आया, मुस्लिम नाटो कौन बनाएगा? तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान। आप बताइए क्या बकवास है, क्या बेहूदी बातें हैं? भाई पाकिस्तान के बारे में क्या कोई कहेगा? पाकिस्तान खुद कटोरा लिए फिरता है। आप देखिए कि पाकिस्तान के बारे में मैं बारहा ये बात कहता हूं कि समझ में नहीं आता कि ये चीन हुकूमत पाकिस्तान की चला रही है, अमेरिका चला रही है, या वहां के मिलिट्री चला रही है, या दहशतगर्द तंजीमें चला रही। भाई पाकिस्तान को चला कौन रहा है? तो मिलिट्री वहां की क्या हैसियत है? आप बताइए। आप पैसा दीजिए, खरीद लीजिए, जो चाहे वो करवा लीजिए। तो उसके भरोसे सऊदी अरब या टर्की। अच्छा अब आप सऊदी अरब की सुन लीजिए। सऊदी अरब किसके भरोसे है? अमेरिका के भरोसे है। तो सवाल ये है कि किसके लिए बनेगा नाटो? अच्छा टर्की, क्या टर्की आज की तारीख में कमजोर है क्या? नहीं, फौज के एतबार से तो बहुत मजबूत है सारे, और ये खुद जो है नाटो मेंबर है। लेकिन फायदा क्या है जब बुज़दिल है वहां का प्रेसिडेंट, जब वो एक फैसला नहीं ले सकता तो फिर कुछ भी आप बना लीजिए, उससे क्या होगा? इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब गुमराह करने वाली बात है। चूंकि ईरान ने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया और आज मुस्लिम ममालिक में अवामी सतह पर ईरान की मकबूलियत है, ईरान को लोग पसंद करने लगे। अब इनकी घबराहट बढ़ गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान जो है वो आगे निकल जाए और ईरान के ताबे लोग हो जाए। यही वजह है कि हर रोज ये नए नए मंसूबे बनाते हैं और उसका ऐलान करते हैं, लेकिन इनकी कोई मानने वाला नहीं है।
اور اس طرح ابھی جس طرح سے اربعین پہ اٹیک کیا ہے اس کی بھی پوری دنیا میں مذمت ہو رہی ہے۔ مذمت یہ کہہ کے ہو رہی ہے کہ آپ نے حضرت امام حسین کے روضے پر اربعین کے موقع پر جانے والے زائرین کو تو آپ نے نشانہ بنایا، وہاں پہ 1 درجن سے زیادہ زائرین کو مار دیا، لیکن ایک کنکری آپ نے آج تک اسرائیل پہ نہیں ماری، تمہارے میں اتنی ہمت نہیں ہے ہاں؟ تو اس لیے ان کی بزدلی سب ظاہر ہو گئی ہے۔ تو یہ جو 14 ملکوں کا سنگٹھن بنا رہے ہیں، یہ سوائے بکواس کے، سوائے اپنے لوگوں میں ایک گمراہی پیدا کرنے کے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی اس سے نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے کرج پیدا کرنی ہوگی، لیکن ایسے لوگ جو سونے کی گاڑیوں میں چلتے ہوں، جو سونے کے ٹوائلٹ بناتے ہوں، جو سونے کے بستر رکھتے ہوں، جو عیش و عشرت میں ڈوبے ہوں، ان کے اندر بزدلی پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسے لوگ کچھ بھی بنا لیں اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ فی الحال یہی اس وقت کی ایک بڑی خبر تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ انشاءاللہ پھر ہم حاضر ہوں گے اور جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔